नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं जनरल साइंस के बारे में दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया। वीडियो के नीचे जो ये लाइक वाला जो बटन है ना, उसको भी आप कर देना। अगर आपको पसंद आए, समझ में आए तो कमेंट भी कर देना, ठीक है। और शेयर जरूर करना दोस्तों। और हाँ, और अपना ख्याल भी रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आज के प्रश्नावली की तरफ दोस्तों। क्या क्या अपन पढ़ेंगे आज, देखिए आप। हाँ, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो किसके कारण होता है? रोग के बारे में आ गया भैया भिड़ते ही। क्या बैक्टीरिया के कारण होता है, कवक के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है? तो भैया बैक्टीरिया के द्वारा तो नहीं होता है। पोलियो होता है किसके द्वारा? पोलियो वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? पोलियो वायरस के द्वारा होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं थोड़ा बहुत रोगों के बारे में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न उठकर आ जाए वहां पे एग्जाम में। कुछ भी आ सकता है। ऐसा भी आ सकता है कि टीबी रोग किसके कारण होता है, तो वहां पर उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बैक्टीरिया हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे, एक नंबर पर अपन देखते हैं जीवाणु जनित रोगों के बारे में दोस्तों। कौन कौन से रोग हो गए? जीवाणु जनित रोग। कौन से रोग हो गए? जीवाणु जनित, एक सेकेंड, जीवाणु जनित रोग, ठीक है दोस्तों। अब जीवाणु जनित रोगों के अंदर कौन कौन सा हो गया? इसको बैक्टीरिया जनित रोग भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर कौन कौन से रोग हो गए दोस्तों? एक तो हो गया टीबी, ठीक है। इसको क्षय रोग भी कहते हैं, ठीक है। या इसका पूरा नाम क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। किसके द्वारा होता है ये होता है, किसके द्वारा होता है दोस्तों? ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ट्यूबरकुलोसिस वायरस के द्वारा यह होता है। माइक्रोब, एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ये होता है। ट्यूबरकुलोसिस द्वारा ये रोग होता है। इसके अंदर क्या होता है? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, ठीक। इसी प्रकार से एक रोग और है जिसका क्या नाम है? डिप्थीरिया। क्या नाम है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया। और जो डिप्थीरिया होता है ये किसके द्वारा होता है? कोरिनेबैक्टीरियम, बैक्टीरियम डिप्थेरियाई द्वारा होता है। डिप्थेरियाई द्वारा होता है। और इसमें भी है ना, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र प्रभावित होने का मतलब है कि भैया सांस लेने में दिक्कत होती है, दम घुटने लग जाता है, ठीक है, खांसी आना, छींक आना, शरीर का बहुत ज्यादा कमजोर हो जाना, ये सारी की सारी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से और भी रोग है, जैसे कि आपने देखा होगा पीलिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? पीलिया रोग हो गया है यहां पर। पीलिया रोग, पीलिया रोग, ठीक है। और ये पीलिया रोग भी किसके द्वारा होता है? लेप्टो जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है ये पीलिया रोग? लेप्टो स्पाइरा या लेप्टो जीवाणु द्वारा होता है। तो शॉर्ट में याद कर लो, लेप्टो जीवाणु के द्वारा यह होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? लीवर प्रभावित होता है। लीवर प्रभावित होता है दोस्तों, ठीक है। ये वाली बात आपको रखनी थी ध्यान। इसी प्रकार से दोस्तों एक एंथ्रेक्स नामक बीमारी चली थी पहले। कौन सी बीमारी चली थी? एंथ्रेक्स।
ये होता है बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा। किसके द्वारा होता है ये? बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा यह रोग होता है। एंथ्रेसिस के द्वारा यह रोग होता है। श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। दम घुटने लग जाता है, सांस लेने में बहुत ज्यादा क्या होती है दोस्तों? दिक्कत होती है। इसी प्रकार से आपने एक सुना होगा यहां पर कुष्ठ रोग के बारे में आपने सुना होगा। किसके बारे में सुना होगा दोस्तों? आपने कुष्ठ रोग के बारे में सुना होगा। कुष्ठ रोग जिसको लेप्रोसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लेप्रोसी भी कहते हैं, लेप्रोसी, या इसको हैंसन डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हैंसन डिजीज भी कहते हैं। और ये किसके द्वारा होता है दोस्तों? ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है ये? माइक्रो बैक्टीरियम। किसके द्वारा होता है यह? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा यह होता है। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या प्रभावित होता है इसमें? हाथ पैर गलने लग जाते हैं, गलने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं। ठीक है, और एंड में हाथ पैरों को क्या करना पड़ जाता है? काटना पड़ जाता है दोस्तों। क्या करना पड़ जाता है? काटना पड़ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे और भी बहुत सारी बीमारी है, जैसे कि आपने सुना होगा एक बीमारी है जिसका क्या नाम है? टाइफाइड। क्या नाम है भैया? टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। और भैया क्या प्रभावित होता है इसमें? वही पेट। और क्या होता है? दस्त हो गए, पेट दर्द हो गया, उल्टियां हो गई, उल्टियां वगैरह, ये सारी की सारी इससे संबंधित बीमारियां हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपने और भी रोगों के नाम सुने होंगे। जैसे कि आपने एक सुना होगा, यहां मैं बता देता हूं आपको, टाइफाइड हो गया। टिटनस रोग के बारे में सुना होगा। टिटेनस के बारे में आपने सुना होगा। और ये जो टिटेनस बीमारी है ना, ये होती है क्लोस्ट्रीडियम, एक सेकेंड, ये होती है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा। ठीक है, इस रोग के अंदर क्या होता है? मांसपेशियां प्रभावित, अकड़ जाती है मांसपेशियां, और आदमी की या मनुष्य की एंड में क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। और भी बहुत सारे रोग हैं ऐसे। तो आई बात आपको समझ में, जैसे कि आपने सुना होगा काली खांसी। काली खांसी के बारे में आपने सुना होगा। काली खांसी किसके द्वारा होती है? ठीक है, बोर्डुटेला पेस्टिस के द्वारा होती है। बोर्डुटेला पेस्टिस के द्वारा होती है। पेस्टिस जीवाणु के द्वारा होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा गला प्रभावित होता है। गला, बहुत अधिक खांसी आना, बहुत अधिक खांसी आना, इतनी खांसी आती है कि भैया आदमी की हालत खराब हो जाती है, पतली हो जाती है इंसान की हालत। ध्यान रखना। इसी प्रकार से आपने सुना होगा प्लेग के बारे में सुना होगा। क्या सुना होगा आपने? प्लेग बीमारी के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। इसको थोड़ा अलग से लिख देता हूं। प्लेग के बारे में आपने सुना होगा। चूहों के द्वारा फैलती है। चूहे इसको फैलाते हैं भैया, चूहे फैलाते हैं। चूहे तो इसको क्या करते हैं? फैलाते हैं। जबकि होती किसके कारण है? ये होती किसके कारण है? ये होती है पोस्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया के द्वारा। पोस्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया के द्वारा यह होती है, और इसमें मृत्यु हो सकती है। शरीर काला पड़ जाता है एकदम में, प्लेग होती। सारी की सारी बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी है। इसी प्रकार से जो दोस्तों वायरस जनित जो रोग है, वायरस जनित रोगों में आप देखिए वायरस जनित
रोग में आप देखिए, जैसे कि यहां पर वायरस जनित रोग के अंदर मैं आपको एक बता दूं, चिकन पॉक्स हो गया। क्या हो गया? चिकन पॉक्स हो गया। और ये किसके द्वारा होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा ये होता है। वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा यह बीमारी होती है। वायरस के द्वारा यह बीमारी होती है। ठीक है, क्या होता है इसमें? शरीर व त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, संक्रामक रोग है, खतरनाक बीमारी है, त्वचा गलने सी लग जाती है। इसी प्रकार से आपने सुना होगा यहां पर जैसे कि पोलियो हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? पोलियो बीमारी के बारे में आपने सुना होगा, पोलियो माइटिलिस। और भैया ये जो पोलियो जो बीमारी है ये होती है पोलियो वायरस द्वारा। पोलियो वायरस द्वारा जो हाथ पैर होते हैं, हाथ पैर से अपाहिज हो सकता है इंसान, अपाहिज हो सकता है। आई बात आपको समझ में? पोलियो की दवाई पिलाओ भैया, क्या पिलाओ? इसका उपचार क्या है? इसका बचाव भी क्या है? इससे उपचार है। इसका कोई उपचार नहीं है, इससे अगर बचाव हो जाता है ना तो वही अच्छा। बचाव के लिए बच्चों को क्या पिला दो? पोलियो ओरल वैक्सीन। मतलब पहले इंजेक्शन लगते थे इस बीमारी से बचने के लिए, आजकल तो दवाई आती है, मुंह के द्वारा 2-4 ड्रॉप डाल दो बच्चे में और बच्चा पोलियो से बच जाएगा। इसी प्रकार से आपने एक बहुत खतरनाक बीमारी के बारे में सुना होगा, एड्स के बारे में आपने सुना होगा। फुल फॉर्म क्या है इसकी? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये आपने सुना होगा दोस्तों। सिंड्रोम के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। और ये होती है HIV वायरस के कारण। आई बात आपको समझ में? इसमें क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, क्योंकि जो भैया ये HIV वायरस है ना, ये अटैक करता है WBC पर, व्हाइट ब्लड सेल के ऊपर ये अटैक करता है। तो धीरे धीरे व्हाइट ब्लड सेल शरीर में कम होने लग जाती है, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है और बहुत सारी सर्दी, जुकाम, मलेरिया, हजारों लाखों बीमारियां शरीर में घर कर जाती है और एंड में इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो एड्स भी कैसा रोग है दोस्तों? ये एड्स भी एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो पोलियो किसके कारण होता है भैया? वायरस के द्वारा होता है। कवक जनित रोगों में याद रखना आप, कवक जनित रोगों में आप ये ध्यान रखें कि भैया जो दाद है, जिसको अपन रिंग वॉर्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? रिंग वॉर्म भी कहते हैं। ये होता है ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन वर्ग की कवकों से होता है। क्या होता है ये दाद? जब कभी जैसे उमस ज्यादा होगी, नमी ज्यादा है वातावरण में, या हमारे कपड़े थोड़े गीले थे, गर्मी ज्यादा है, तो गर्मी में, नमी में त्वचा पर कवक उत्पन्न हो जाती है और वो कवक त्वचा को सड़ाने लग जाती है, जिसे बोलते हैं दाद हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया। और वो कवके कौन सी वर्ग की या कौन से समूह की होती है दोस्तों? ट्राइकोफाइटोन या एपिडर्मोफाइटोन वर्ग की वो कवके होती है। तो ये चीज भी आपको आनी चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा, जरा आप देखिए। यूरिया उर्वरक है। सबसे पहली बात तो भैया जो यूरिया है ना, यूरिया, इसका फॉर्मूला है NH2 CO NH2। आई बात आपको समझ?
आपको पता है वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन ये नाइट्रोजन है गैसियस नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के कारण बेचारे पेड़ पौधे इसे काम में नहीं ले सकते हैं। जो पादप है इसे काम में नहीं ले सकते हैं। लेकिन भैया मिट्टी में या कुछ पादपों की जड़ों में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं दोस्तों, जो नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं, यूरिया में बदल देते हैं, और इस यूरिया को पेड़ पौधे पादप जड़ों द्वारा क्या कर लेते हैं, जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। तो भैया यूरिया कैसा उर्वरक है, नाइट्रोजिनस, मतलब नाइट्रोजन से बना हुआ ये एक उर्वरक है। उर्वरक क्या होते हैं, उर्वरक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि खेत में मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देते हैं, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से जो फॉस्फोरिक एसिड होता है ना दोस्तों, ये डीएनए के निर्माण में काम में आता है। डीएनए का घटक है ये, डीएनए को बनाने के काम में ये आता है। ठीक है, डीएनए में क्या क्या मिलता है, यहां पर आप देख सकते हैं डीएनए के अंदर मिलता है एक तो फॉस्फोरिक एसिड, एक मिलती है शुगर। क्या मिलती है, शुगर मिलती है दोस्तों। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा और नाइट्रोजिनस बेस मिलेगा। ये तीन चीजें मिलकर डीएनए का निर्माण करती है दोस्तों। ठीक है, ये सारी की सारी। इसी प्रकार से आपने एक सुना होगा एक फास्फोरस भी होता है, एक फास्फोरस भी होता है, और जो फास्फोरस है, फास्फोरस हमारे दांतों व हड्डियों के निर्माण में सहायक है। अगर शरीर में फास्फोरस की कमी है तो हड्डियां और दांत कमजोर हो जाएंगे भैया, हाथ में आ जाएंगे दांत निकल के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, क्या अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने की थी क्या? अल्बर्ट आइंस्टीन तो भैया एक बहुत ही महानतम वैज्ञानिक है, ये भौतिकी के महानतम वैज्ञानिक है भैया। इनका नाम बहुत देश देश में जाना जाता है। आप किसी नेता का नाम पूछोगे ना किसी छोटी मोटी जगह पे जाके, कोई नहीं बता पाएगा। आइंस्टीन के बारे में पूछो, सब जानते हैं। ठीक है, भौतिकी के महानतम वैज्ञानिक है। 1921 में नोबेल प्राइज मिला भाई, नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज इस विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है दोस्तों, जो बहुत ज्यादा बड़ा कार्य करने पर ही दिया जाता है। जीनियस कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं इनको? जीनियस थे। क्या थे ये? जीनियस थे। आपको भी बनना होगा इनके जैसा। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए दोस्तों? एक तो इन्होंने दिया सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया, जिसको रिलेटिविटी का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। और इन्होंने क्या दिया? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया इन्होंने, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया। मतलब इन्होंने द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंधों के बारे में बताया, जो क्या था भाई? जो था E = mc²। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के बारे में भी बताया। प्रकाश किसके बारे में बताया इन्होंने? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के बारे में भी इन्होंने बताया। ठीक है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि कुछ धातुएं ऐसी होती है, कुछ है ना, ध्यान रखना, कुछ धातुएं ऐसी होती है जैसे कि सीजियम। जब सीजियम पर प्रकाश डाला जाता है तो सीजियम से क्या निकलने लग जाते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्या प्रवाहित होती है भैया? विद्युत प्रवाहित होती है, जिसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसके बारे में किसने बताया था? आइंस्टीन ने बताया।
ग्राहम बेल, नाम से पता चल रहा, बेल बेल बजा दी भैया इसने टेलीफोन की। टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था। ये बात आपको आनी चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों जॉन इम्बोरे, ठीक है, इसे बुरे ही रहने दो क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जोसेफ प्रिस्टले ने प्रयोग करके बताया, प्रयोग करके बताया कि प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे CO2 गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस देते हैं। कैसे? यहां पर आप देख लीजिए, 6 CO2 ले रहा है भैया और 6 जल के अणु ले रहा है, 6 H2O। सूर्य का प्रकाश ले रहा है थोड़ा बहुत, पेड़ सूर्य का प्रकाश ले रहा है। पेड़ हरे क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित क्या करता है? सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को कैच करके इस CO2 और H2O को तोड़कर क्या बना देता है? ग्लूकोज बना देता है, C6H12O6 बना देता है। ये भोजन है। क्या है? ये भोजन है। और साथ में क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है भाई। ये ऑक्सीजन निकल रही है। प्रयोग करके बताया किसने? जोसेफ प्रिस्टले ने बताया। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? जोसेफ प्रिस्टले ने की। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? आपने सुना होगा ना, इंद्रधनुष 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग है दोस्तों? 7 रंग है। यहां पर आप देखिए प्रिज्म होता है भाई। क्या होता है? एक प्रिज्म होता है। यह है प्रिज्म। ठीक है दोस्तों। और यहां पर ये एक सेंटर में मैंने लाइन खींच दी दोस्तों। आप देखेंगे एक प्रकाश की किरण आई। एक प्रकाश की किरण आई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये प्रकाश की किरण ठीक है, तो इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश, यह है सूर्य का श्वेत प्रकाश, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजरता है तो यह 7 रंगों में बंट जाता है। कितने रंगों में बंट जाता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब आपको बताइए ये किसके कारण हो रहा है? ये हो रहा है अपवर्तन के कारण। किसके कारण हो रहा है ये हो रहा है अपवर्तन के कारण हो रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, क्योंकि जब एक माध्यम से हवा से आया प्रकाश कांच में घुस रहा है, प्रिज्म में घुस रहा है, कांच से बना हुआ है, हवा अलग माध्यम है, कांच अलग माध्यम है, तब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो अपवर्तन हो जाता है और 7 रंगों में वो बढ़ जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और 7 रंग के प्रकाश दिखाई देंगे आपको। कौन कौन से दिखाएंगे दोस्त? कौन कौन से दिखाई देंगे दोस्तों? यहां पर आपको दिखाई देगा बेनी, आह, पी, ना, ला। ये रंग आपको यहां पर दिखाई देंगे दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से रंग दिखाई देंगे आपको? बेनी, आह, पीनाला यहां पर आपको दिखाई देगा। एक से पीना ला आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब कौन कौन से हैं ये? देखो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक। बे मतलब तो हो गया बैंगनी, नी मतलब हो गया नीला, आ मतलब हो गया आसमानी हो गया दोस्तों, है मतलब हो गया हरा हो गया दोस्तों, पी मतलब पीला हो गया दोस्तों, ना मतलब नारंगी हो गया दोस्तों, और लाल मतलब क्या हो गया दोस्तों? लाल, ला मतलब हो गया लाल। तो बे नी आ है पी ना ला।
बैंगनी, नीला, लाल, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इन 7 रंगों में सूर्य का श्वेत प्रकाश बढ़ जाएगा जब वो प्रिज्म में से गुजरेगा। अब आपने देखा होगा दोस्तों, यहां पर आप देखिए ध्यान पूर्वक, जैसे कि आप ऐसे देख सकते हैं कि जब ये सूर्य का प्रकाश है, जैसे कि 1 सेकेंड, लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग बिल्कुल सीधा जा रहा है, और बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है, इसलिए आप देखेंगे बैंगनी रंग मुड़कर बिल्कुल नीचे चला गया, लाल रंग बिल्कुल श्वेत प्रकाश आया और लाल रंग के रूप में सीधा ही जा रहा है, क्योंकि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। इसीलिए आप देखते हैं शाम के समय जब सूरज की पृथ्वी से थोड़ी दूरी अधिक हो जाती है तो केवल लाल रंग ही हम तक पहुंच पाता है, क्योंकि लाल रंग का आप देख सकते हैं प्रकीर्णन कम होता है, विक्षेपण कम होता है, तो लाल रंग बिना बिखरे ही सीधा ही शाम के समय हमारी आंखों तक आ जाता है। जबकि बाकी के रंग तो क्या हो गए, प्रकीर्णित हो गए, विक्षेपित हो गए, वहीं खत्म हो गए, हम तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो 7 रंगों का ये होता है भैया, और ध्यान रखना कि सबसे ऊपर लाल रंग होगा क्योंकि उसका विक्षेपण या प्रकीर्णन कम होता है, सबसे नीचे की तरफ बैंगनी रंग होगा क्योंकि उसका विक्षेपण या प्रकीर्णन सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं अपन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? भैया इधर देखिए आप ध्यान पूर्वक, जो गला है ना हमारा गला होता है, गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसको क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। बताया आपको क्या कहते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। और दोस्तों जो ये थायरोक्सिन हार्मोन है ना, ये आयोडीन से बना होता है, आयोडीन से बना होता है। अगर भैया हमारे भोजन में आयोडीन की कमी है, किसकी कमी है, अगर हमारे भोजन में आयोडीन की कमी है तो क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन भी कम बनेगा, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा, और थायरोक्सिन हार्मोन के कारण थायराइड ग्रंथि में दोस्तों क्या आने लग जाती है, सूजन आने लग जाती है, फूल जाती है। थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो गले में है तो गला भी फूलने लग जाएगा, और इसे अपन गोइटर या घेंगा बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गोइटर या घेंगा बीमारी के नाम से भी इसको जाना जाता है। भैया जो स्कर्वी बीमारी है तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। दोस्तों जो देखो आपने सुना होगा विटामिन सी के बारे में, आपने सुना होगा, ठीक है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कह सकते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और भैया ये कहां पर मिलता है, ये मिलता है जो सिट्रस फ्रूट है। सिट्रस फ्रूट मतलब जो नींबू कुल वाले पौधे हैं, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा है, संतरा, नारंगी, और आंवले में तो ये सबसे ज्यादा होता है। आंवले में सर्वाधिक विटामिन सी होता है, ठीक है, इसमें पाया जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए, इस विटामिन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो मसूड़ों से खून आने लगता है, छाले हो जाते हैं भाई, मुंह में छाले हो जाते हैं, होठ फटने लग जाते हैं, होठों का फटना, होठ फट जाते हैं भाई। आई बात आपको समझ में, ठीक है। विटामिन सी के कारण हो रहा है ये सब कुछ। और स्कर्वी रोग कहते हैं, इस रोग को क्या बोलते हैं, स्कर्वी रोग कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्कर्वी रोग कहते हैं। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, बी की कमी से ये होता है। और भैया अगर देखो डी पर डी दे रखा है, यहां पर आई बात आपको समझ में, डी पर क्या दे रखा है, डी दे रखा है। अगर विटामिन डी
विटामिन डी। यह सूर्य ऐसा विटामिन है जो भोजन में नहीं मिलता है, बल्कि विटामिन डी क्या होता है, यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में संश्लेषित होता है। हड्डियों को मजबूत बनाता है भैया, हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां मुड़ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, रिकेट्स बीमारी कहते हैं। और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है विटामिन डी की कमी के कारण। ठीक है, इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है क्या? अरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो वायुमंडल में होती है, गैस है ये। क्या है ये एक गैस है जो कि कितनी प्रतिशत पाई जाती है, ये जो है ना 1 से ये मिलती है। ये तो CO2 तो क्या है, गैस, ये वायुमंडल में मिलती है 0.03%। आई बात आपको समझ में? और ऑक्सीजन जो होती है यह तो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है भाई, ये थोड़ी चाहिए, या चाहिए तो वो अलग प्रकार से चाहिए होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, वायुमंडल में कितनी प्रतिशत है ये, वायुमंडल में 21% है। कितनी है, 21% है। आई बात आपको समझ में? मिट्टी में पौधे उगाने के लिए अभी बताया ना, नाइट्रोजन के यौगिक जरूरी है, यौगिक या उर्वरक जरूरी है, उर्वरक जरूरी है। जैसे कि भैया अमोनिया, यूरिया हो गया, नाइट्रेट है, सारे के सारे नाइट्रोजन से बने हुए यौगिक होते हैं जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। तो मिट्टी में पौधे उगाने के लिए क्या जरूरी है भाई, नाइट्रोजन जरूरी है। बाकी चीजें भी जरूरी है लेकिन वो वायुमंडल में मिलती है। नाइट्रोजन जमीन में होना जरूरी है। और जमीन में किस रूप में मिलेगी नाइट्रोजन, गैस की फॉर्म में नहीं मिलेगी बल्कि यौगिकों के रूप में मिलेगी, अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट। आप बोलेंगे कि सर ये मिट्टी में अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट कहां से आए? अरे भाई जीवाणुओं ने बना दिया। किसने बना दिया? मिट्टी में नाइट्रोजन को ले लिया जीवाणु ने और इन यौगिकों में बदल दिया, जिसे पेड़ पौधे पानी में जब घुलते हैं ना, ये बारिश वगैरह होती है तो पेड़ पौधे अपने जड़ों के द्वारा इन्हें अवशोषित कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, शारीरिक कंपन से क्या उत्पन्न होती है? विद्युत उत्पन्न होती है भाई। क्या उत्पन्न होती है? विद्युत उत्पन्न होती है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। शरीर को अगर कंपन दिया जाए, शरीर को हिलाया जाए, बहुत ज्यादा कंपन हो गया, मतलब चल रहा हूं, हिल रहा हूं, भाग रहा हूं, तो क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है ना शरीर में, तो क्या प्रकाश निकल जाएगा मेरे अंदर से? ऐसा थोड़ी होता है। फिर तो रात को लाइट नहीं जलाऊं, हिल के पड़ू, अपने आप लाइट जल जाएगी शरीर में से। ध्वनि निकलती है शरीर में से कंपन करते? तो नहीं होती। क्या गरजना, क्या हम क्या बादल हैं जो गरजेंगे? हैं? नहीं भाई साहब। जब शरीर में कंपन होते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा, आप जैसे किसी व्यक्ति से हाथ मिलाया या किसी को छुआ तो अचानक से चट की आवाज आती है, चट। फिर ऐसा लगता है करंट का झटका लगा किसी को, अपन ने जैसे छुआ। जब हम चल रहे थे, दौड़ रहे थे, तो हमारा शरीर कंपन कर रहा था और शरीर में ना विद्युत बन गई थी थोड़ी बहुत। तो शारीरिक कंपनों से विद्युत उत्पन्न हो जाती है शरीर में, लेकिन थोड़ी सी उत्पन्न होती है। एक कप में दूध वाली चाय है, जबकि दूसरे कप में बिना दूध वाली चाय है भैया। ठीक है, 2 कप है मेरे पास। एक कप में दूध वाली चाय है, मस्त गोल्ड दूध वाली चाय, और दूसरे में काली चाय है, केवल पानी और चाय की पत्ती घोल के रख दी। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? दोनों चाय का तापमान समान है। माना कि इसका तापमान भी 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस है। अब मैंने क्या करा, या फिर दोनों का ही 70 डिग्री सेल्सियस है, दोनों का तापमान क्या है? समान है। अब दोनों चाय को मैंने रख दिया। कमरे का तापमान कितना है भैया, या वातावरण का तापमान माना कि 50 डिग्री सेल्सियस है।
या कुछ भी है, आप बस सिंपल सा प्रश्न क्या है कि एक कप में दूध वाली चाय है, एक कप में केवल काली चाय है, पानी और चाय की पत्ती से बनी, ठीक है, कौन सी चाय पहले ठंडी होगी? तो भैया आप देख सकते हैं दोस्तों, जो बिना दूध वाली जो काली चाय होगी ना, वो पहले ठंडी होगी। अगर आप काली चाय पी रहे हैं, जैसे कहीं ग्रीन टी पीते हैं, थोड़ी सी देर में क्या हो जाती है वो दोस्तों? ठंडी हो जाती है। क्यों हो जाती है? और जो दूध वाली चाय होती है वो बहुत धीरे धीरे ठंडी होती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि दूध वाली चाय के अंदर दूध के ऊपर जो चाय है ना, दूध वाली चाय, उसमें आपने देखा होगा कि मलाई की एक पपड़ी जम जाती है, और उस मलाई की पपड़ी के कारण वातावरण और जो चाय है उसके बीच में एक अवरोध हो जाता है। चाय की ऊष्मा उस मलाई की पपड़ी के कारण वातावरण में नहीं जा पाती है, जिसके कारण चाय बहुत धीरे धीरे ठंडी होती है, दूध वाली चाय। समझ में आ गई बात आपको दोस्तों? तो ये सही प्रश्न है, इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक। तो दूध में दही का जमना किसके कारण होता है भाई साहब? दूध से दही का जमना लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा होता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध में, दूध, एक सेकेंड थोड़ा लिख लेते हैं अपन, जो ये है ना दूध है, दूध में ये जीवाणु क्या करते हैं? दूध में ये जीवाणु लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण दही बनता है और खट्टा भी हो जाता है। और क्या हो जाता है दोस्तों? खट्टा हो जाता है। ठीक है भाई साहब, लैक्टोबैसिलस दूध के अंदर, दूध को दही में बदल देते हैं और खट्टा भी कर देते हैं उसको, क्योंकि लैक्टिक एसिड बना रही है। फफूंदी में आपने सुना होगा दोस्तों, जिसे यीस्ट एक कोशिकीय कवक है। कैसी कवक है यह? है एक कोशिकीय कवक है, फफूंद है भाई। लेकिन कैसी फफूंद है? पाउडर की फॉर्म में मिलने वाली फफूंद है, एक कोशिकीय कवक है। इसका जो उपयोग है ना दोस्तों, इसका जो उपयोग है वो किस में करते हैं? ब्रेड बनाने में करते हैं। किस में करते हैं? ब्रेड बनाने में, ब्रेड, ठीक है। और अपन देख सकते हैं ब्रेड हो गया, और भी जो बहुत सारी चीजें, केक बनाने में करते हैं, केक बनाने में करते हैं, बियर बनाने में, बियर, किण्वन उद्योग में, किण्वन, ठीक है। शर्करा युक्त चीजों को सड़ाकर उससे अल्कोहल प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है दोस्तों। खमीर मतलब तो क्या होता है भाई साहब? खमीर मतलब होता है कि जैसे कोई भी जो घोल है, जैसे कोई चावल का पेस्ट है, या हमने सूजी में दही मिलाकर रख दिया, ठीक है, और उसको जब आप रात भर रख देते हैं तो वहां पर बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, और बैक्टीरिया उस पेस्ट को खट्टा कर देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? खमीर उत्पन्न होना कहते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए आप ध्यानपूर्वक, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मिलती है नाइट्रोजन गैस, 78% होती है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस, जो कैसे दिखेगी? ऐसे होती है। पेड़ पौधे, इस पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की बहुत जरूरत है, लेकिन बेचारे डायरेक्ट काम में नहीं ले सकते, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, जिसे पेड़ पौधे तोड़कर अपने काम में नहीं ले सकते। भाई मैं आपको रोटी दे दूं कि लो भाइयों रोटी खाओ, और वो रोटी टूट ही नहीं रही, हथौड़ा मार के घण मार रहे हो रोटी पे कि टूट जाए तो मैं उसको खाऊं, टूट ही नहीं रही, तो ऐसी रोटी खा सकते क्या? वैसे N2 को पेड़ पौधे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन को बदल देते हैं अमोनिया, यूरिया, नाइट्राइट में बदल देते हैं और मिट्टी में छोड़ देते हैं। जब भी बारिश होती है या सिंचाई करते हैं तो नाइट्रेट, अमोनिया, यूरिया, नाइट्राइट पानी में घुल जाते हैं। पेड़ पौधे उन घुले हुए नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं, और पेड़ पौधों में बहुत सारा यूज होता है उसका। पेड़ पौधे करते क्या है इतनी नाइट्रोजन का? प्रोटीन बनाने के काम में लेते हैं। पेड़ पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। आर्गन भाई साहब, यहां पर आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन है ना, ये कितनी होती है?
21% है वायुमंडल में। और दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो होती है 0.03% होती है। ये वाली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, 0.03% यह होती है दोस्तों। आर्गन कितनी है यहां पर, 0.932% ये होती है। ये वाली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है दोस्तों। यहां पर आप देख लीजिए सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जा रही है। फर्स्ट नंबर में किसको देना चाहूंगा, फर्स्ट नंबर इसको। सेकंड नंबर पर ये आ गया टंग। थर्ड नंबर पर कौन सी आ गई दोस्तों, ये आ गई। और फोर्थ नंबर पर ये आ गई यहां पर। या फिर एक सेकंड रुके आप, थर्ड नंबर का प्राइज इसको जाता है भैया। थर्ड ये है कि सबसे ज्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं दोस्तों, सॉरी, सबसे ज्यादा है वायुमंडल नाइट्रोजन, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद में आर्गन है, फिर चौथे नंबर पर कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दोस्तों। तो फोर्थ नंबर में इसको दे देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। यहां पर आप देखिए ओरियन क्या है। ओरियन एक तारामंडल है। क्या है, यह एक तारामंडल है भाई। इसको शिकारी तारामंडल भी कहते हैं भाई। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि यह जब आप आसमान में देखोगे तो शिकारी के जैसा दिखेगा। तारों से बना हुआ एक ग्रुप है जिसका क्या नाम है, ओरियन तारामंडल। देखने पर क्या लगता है, यह देखने पर शिकारी जैसा लगता है। शिकारी जैसा लगता है, जिसके दाएं हाथ में तलवार व बाएं हाथ में ढाल दिखाई देती। मतलब आसमान में तारों का समूह है, जब उसको ध्यान से देखते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे एक शिकारी घोड़ा जिसके एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में ढाल है। उसको क्या नाम दे दिया, ओरियन तारामंडल उसे कहा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए, नमक का रासायनिक फॉर्मूला क्या है भैया, NaCl है। NaCl देखो यहां लिख देता हूं मैं। इसका रासायनिक नाम तो क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम तो क्या है दोस्तों, वैज्ञानिक नाम तो क्या है इसका, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, और साधारण नाम तो नमक ही, इंग्लिश में सॉल्ट कहते ही हैं इसे। भाई साहब ये HCl मतलब क्या है, यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है भाई। यही इसका वैज्ञानिक हो गया, यही इसका हिंदी हो गया, यही इसका इंग्लिश है। ये क्या है भाई साहब, अम्ल है, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल का मतलब अगर हाथ पैर पर गिर जाए तो जला देगा, खतरनाक होता है, प्रबल है। ठीक है, प्रबल अम्ल है। इसी प्रकार से भाई ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों। ये हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, यह है प्रबल क्षार है दोस्तों। क्या है, यह है प्रबल क्षार है दोस्तों। आई बात आपको समझ में, मतलब कि इसकी pH 7 से कम है और इसकी pH क्या है, 7 से बहुत ज्यादा है। KCl क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है दोस्तों। आई बात आपको समझ में। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है। भाई साहब यहां देख लो, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो पादप है, जो पेड़ पौधे हैं, ये वायुमंडल से लेते हैं CO2 गैस, ये जमीन से लेते हैं जल, पानी लेते हैं भाई साहब। ये गैस है, ये लिक्विड है, पानी लेते हैं। और क्या लेता है भैया, क्या चाहिए इनको, इनकी पत्तियों में होता है हरे रंग का पर्णहरित। और भैया ये पर्णहरित क्या लेता है, ये लेता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जब पत्तियों पर गिरता है तो पर्णहरित उत्तेजित हो जाता है।
सूर्य का प्रकाश। और वो उत्तेजित पर्णहरित जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा है उसका उपयोग करते हुए CO2 और H2O से भोजन बना देता है, जिसका नाम है C6H12O6। ग्लूकोज बना देता है भाई, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। और बनती है यहाँ पर 6 ऑक्सीजन गैस के अणु बनते हैं दोस्तों। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड और पानी काम में आ रहा है क्या? हाँ भाई ये भी काम में आ रहा है, ठीक है, काम में आ रहा है। छोड़ो एक सेकेंड, ये भी काम में आ रहा है, सही है भाई। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश काम में आ रहा है, क्या आ रहा है? क्लोरोफिल को ही पर्णहरित बोलते हैं ना, कंफ्यूज मत होना। क्लोरोफिल इंग्लिश में क्लोरोफिल, हिंदी में पर्णहरित, ये काम आ रहा है क्या? सभी सही है भाई, सभी से प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न देखिए, किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है? भाई काले रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है। काला रंग, काला रंग प्रकाश को, ऊष्मा को, प्रकाश या प्रकाश को, ऊष्मा को पूरी तरह अवशोषित कर सकता है। क्या कर सकता है भैया? पूरी तरह अवशोषित कर सकता है, ठीक है। और गर्म हो जाता है, जल्दी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसलिए कभी भी है भाइयों, गर्मी में काले कपड़े पहन के मत निकला करो, वरना वो गर्म हो जाते हो, सूरज की रोशनी सारी सोखता रहता है, वो गर्म हो जाता है, शरीर बीमार हो सकते हैं, ठीक है। और जो सफेद रंग होता है, सफेद रंग, यह प्रकाश को पूरी तरह से क्या कर देता है? पूरी तरह से परावर्तित कर देता है। प्रकाश जैसे आप गर्मी में सफेद कपड़े पहन के निकलोगे, सूर्य का प्रकाश जैसे इन कपड़ों से टकराएगा, परावर्तित होकर वापस चला जाएगा और आपकी बॉडी ठंडी ही रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो सफेद रंग की वस्तुएं तो ऊष्मा को सबसे कम अवशोषित करती है और काले रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे ज्यादा अवशोषित करती है दोस्तों। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस तरह किया जाता है? भाई साहब न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, रिएक्टर मतलब क्या होता है? भट्टी होती है, कोयला जलाते हैं, कोयला जलाते हैं तो भैया ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, गर्मी से पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं तो भाप बनती है, भाप से टरबाइन घुमाते हैं, जब भाप मारते हैं ना तो टरबाइन घूमती है भैया, और टरबाइन जब घूमती है तो बिजली बनने लग जाती है। आजकल फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गया, कोयला जलाना, पेट्रोल जलाना पुरानी बातें हो गई, इतना अब है भी नहीं कोयला। आजकल है ना न्यूक्लियर रिएक्टर आ गए और यहां पर नाभिकीय ईंधन काम में लिया जाता है। कौन सा ईंधन काम में लिया है? नाभिकीय ईंधन काम में लिया जाता है, जैसे कि यूरेनियम हो गया भाई, यूरेनियम हो गया। और जब ये यूरेनियम, अब आपको पता है परमाणु बम में भी ये यूरेनियम प्लूटोनियम काम में आता है, थोड़ा सा डलता है और उससे पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। तो बताओ कितना खतरनाक ये ईंधन होता होगा, और जब ये जलता होगा कितनी ज्यादा ऊष्मा निकलती होगी दोस्तों। और इस ऊष्मा के कारण भट्टियां बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और उन भट्टियों के अत्यधिक तापमान को कम करने के लिए वहां पर भारी पानी डाला जाता है भट्टी के चारों तरफ, जिसे कूलेंट भी कहते हैं दोस्तों। कूलेंट करने के लिए, ठंडा करने के लिए काम में आता है। भारी जल मतलब क्या है? देखो भाई जल मतलब क्या है? जल, इधर देखो आप, जल मतलब होता है H2O, ठीक है भाई साहब। H2O होता है, H में एक न्यूट्रॉन है। कितना न्यूट्रॉन है भाई इसमें? एक न्यूट्रॉन है। क्यों भाई एक न्यूट्रॉन? क्यों? क्योंकि ये पहले नंबर पर है आवर्त सारणी के अंदर, एक न्यूट्रॉन है तो ये हल्का है, पता है आपको। जबकि आपको पता है भारी जल क्या है? भारी जल के अंदर हाइड्रोजन की जैसा ही एक डी होता है, ड्यूटेरियम कहते हैं जिसे। क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम होता है। और ड्यूटेरियम कैसा होता है भाइयों? भारी होता है, भारी होता है। क्यों होता है भारी? क्योंकि उसमें दो न्यूट्रॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं, और दो न्यूट्रॉन के कारण जो D2O बना वो H2O की तुलना में क्या होगा? भारी होगा भाई साहब। इसलिए इसको भारी जल कहा जाता है भाई साहब। जल मतलब है H2O, दो हाइड्रोजन के परमाणु, एक ऑक्सीजन का परमाणु है। समझ में आ गई बात आपको? हाइड्रोजन में एक न्यूट्रॉन है तो हाइड्रोजन हल्का है।
अब एक दूसरे तरह का पानी और होता है जिसे भारी पानी कहते हैं, भारी जल कहते हैं। इसमें H2O की जगह D2O होता है। डी क्या है? ये हाइड्रोजन का ही एक दूसरा रूप है, जिसमें प्रत्येक हाइड्रोजन में जहां एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन था, जबकि डी के अंदर ड्यूटेरियम वाले हाइड्रोजन में प्रत्येक हाइड्रोजन के अंदर 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहां पर तो भैया आप देख सकते हैं टोटल 2 न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, जबकि यहां पर आप देखो टोटल कितने हो गए? 4 न्यूट्रॉन हो गए। पहले वाले डी में 2 न्यूट्रॉन, आई बात आपको सामने, जबकि दूसरा वाले डी में भी 2 न्यूट्रॉन, 4 न्यूट्रॉन है यहां पर। तो ये भारी होता है, और भारी होने के कारण ये जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसे आसानी से क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों जो आज हमने प्रश्न करे आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जाते जाते एक बात और बताना चाह रहा हूं मैं आपको, अगर ब्रेन में समस्या है, ठीक है, ब्रेन में अगर कोई समस्या है तो पता लगाने के लिए ईसीजी करते हैं भाई। क्या करते हैं? ईईजी करते हैं भाई। आई बात आपको, जिसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कहते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कहते हैं। एक MRI भी करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं भाई इसे। ठीक है, रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। एक और होता है, अगर हृदय का कोई रोग है, हृदय में कोई रोग है या असामान्यता है, तो पता लगाने के लिए क्या करते हैं? ECG करते हैं, जिसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, तो अब है ना, ECG का मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी नहीं होता, बल्कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो MRI कर सकते हैं, जिसका पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगर EEG भी कर सकते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। जबकि हृदय में अगर कोई बीमारी है, कोई असामान्यता, कोई दर्द है, कुछ भी है, तो पता लगाने के लिए ECG करते हैं, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने महत्वपूर्ण प्रश्न करे आपको समझ में आए होंगे। ठीक है भाई, वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी करना। ठीक है, मैं और लेकर आऊंगा आपके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, जरूर आप सफलता प्राप्त करेंगे। सभी अपना ख्याल रखना, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण दोस्तों।